हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा के ऊपर। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या है न्यायिक समीक्षा, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे भारतीय संविधान में, और इसके आलोचना के क्या बिंदु हो सकते हैं, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है वर्तमान में। इन सभी पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो न्यायिक समीक्षा को हम सरल शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो न्यायालय है वो विधायिका और कार्यपालिका के कानूनों और नियमों की समीक्षा करता है। सरल शब्दों में यही न्यायिक समीक्षा है। और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है न्यायपालिका को, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे संविधान का संरक्षक या गारंटर कहा जाता है। तो इस मामले में ये उसके लिए एक तरीके से हमारे संविधान की रक्षा करने का एक यंत्र है, जो हमारे संविधान में तो नहीं वर्णित है, लेकिन विभिन्न क्लॉज में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके तहत इसका उद्भव हुआ है। ठीक। और कह सकते हैं कि जैसे विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर जो नियंत्रण रखने की शक्ति है वो न्यायालय इसके माध्यम से करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सरकार कुछ ऐसे कानून या नियम बना देती है जो हमारे संविधान के अनुरूप या कानून के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें शून्य घोषित करना इस न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 इसका वर्णन करता है, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। ठीक। और इस पे सरकार का नियंत्रण, मतलब सरकार पे नियंत्रण रखने की कोशिश की जा सकती है इसके द्वारा। और इसकी विशेषताओं में कुछ बिंदु ये हो सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक शक्ति की समीक्षा का अधिकार है। ठीक। और सभी केंद्रीय एवं राज्य कानूनों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तभी हम ये कह सकते हैं क्योंकि दोनों को अधिकार है। और अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी भी कर सकता है इसी के तहत, और न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार है। ठीक। और कुछ मामलों में ये कह सकते हैं कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में न्यायिक समीक्षा सिद्धांत द्वारा शासित होती है। ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक एक ऐसी प्रणाली है जो हम अपने को मतलब विस्तारित करने का प्रयास करते रहते हैं, और उसे कहीं ना कहीं मॉनिटर करने के लिए न्यायिक समीक्षा एक बहुत ही प्रभावी यंत्र है वर्तमान समय में। ठीक। और इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इनमें कुछ बिंदु हम ये डाल सकते हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। ठीक। और जो सरकार के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच के लिए आवश्यक है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, जैसे हम जानते हैं कि 32 और 226 अभी मैंने जैसे बताया। ठीक। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। ठीक। सभी स्तर पर, तो उनकी स्थिति को और मजबूत करने के लिए भी ये एक उनके हाथ में टूल दिया गया है। ठीक है। और इन्होंने इस प्रयोग, संयम और आवश्यक सामाजिक आर्थिक सुधारों के रास्ते में बाधा उत्पन्न किए बिना इसका इस्तेमाल किया भी है, हमेशा से करते आए हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, और इंदिरा गांधी केस। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में तो इसकी प्रासंगिकता को और अधिक बढ़ा दिया था। ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और इसको लेके हमेशा आलोचनाएं चलती रहती हैं भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक और जो राजनीति के पक्षकार हैं वो आलोचक के रूप में इसको आलोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में वर्णित करने की कोशिश करते हैं। और भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है वो स्पष्ट नहीं है, इस वजह से भी उनका इस पे प्रहार रहता है कि वो अपने मनमाने ढंग से काम करने की न्यायपालिका कोशिश कर रही है, आलोचकों का ये मानना रहता है। और इससे प्रशासनिक समस्याएं जो हैं कई बार उत्पन्न हो जाती हैं, और समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं कई स्तर पे, आलोचकों का ये भी मानना रहता है। और कभी कभी जैसे मैंने बताया, समस्याएं बढ़ने की जगह मतलब कम होने की जगह बढ़ जाती हैं। और कई आलोचक ये कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा प्रणाली को प्रतिक्रियावादी प्रणाली घोषित करते हैं, इस वजह से भी समस्याएं बढ़ने के चांसेस रहते हैं।
और इससे न्यायालय की निरंकुशता उत्पन्न हो सकती है, अपने आप को सर्वोपरि मान सकता है न्यायालय, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में मतलब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो न्यायिक समीक्षा है वो किसी एक जज के द्वारा नहीं आयोजित की जाती है, उसमें एक बेंच गठित की जाती है और सभी के मत बराबर मूल्य के होते हैं उसमें, और एक पीठ के द्वारा तभी निर्णय घोषित किया जा सकता है न्यायिक समीक्षा को लेकर। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसमें भी विकेंद्रीकरण, शक्ति के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक, किसी एक जज के निर्णय पे ये सारी चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं, सबके मत जो हैं अलग अलग होते हैं, वोटिंग होती है, फिर ये निर्णय लिए जाते हैं। तो कुछ माध्यमों में ये कह सकते हैं कि मतलब न्यायिक समीक्षा जो है वो हमारे भारतीय संविधान के लिए बहुत आवश्यक है, और ये एक प्रक्रिया के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि मतलब ये हमारे भारतीय संविधान का प्राण तत्व है। ठीक, और न्यायिक समीक्षा के कुछ उदाहरण जैसे मैंने आपको पहले कई सारे केसेस बताए थे, और इसमें हम आईटी अधिनियम की धारा जो 66A को भारतीय संविधान ने अयोग्य घोषित किया था, वो हम लोग कोट कर सकते हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि क्या है ये सारी चीज़ें। और बाकी कुछ अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, उनके माध्यम से भी हम मतलब कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा एक सार तत्व है हमारे भारतीय संविधान का। जैसे अनुच्छेद 372 के तहत हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियाँ बनाई गईं उनको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हम लोग हल कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 मैंने वीडियो में प्रारंभ में ही बता दिया। अनुच्छेद 32 और 226 का भी उल्लेख मैंने वीडियो में किया है। अनुच्छेद 251 और 254 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के कानून के बीच जब असंगतता होती है तब मामले में राज्य कानून शून्य हो जाते हैं, तब न्यायालय का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप उसमें होता है। ठीक, और वाद विवाद और बाकी अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय या आदेशों को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, तो ये कई सारे बिंदु हैं जो हम इनके माध्यम से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भले ही ना हो, लेकिन ये हमारे वर्तमान समाज के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है, और इसके माध्यम से कई सारे केस और निर्णय हमने देखे हैं पॉजिटिव वे में। तो इसके महत्व को हम लोग इस माध्यम से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।